अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल एंड टॉपिक नंबर है 82 लिक्विडिटी एनालिसिस पार्ट 3। प्रीवियस 2 लेक्चर से हमने जो है लिक्विडिटी एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और हम इन डिटेल इसको 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। और ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में रेशोज़ के बारे में पढ़ा था और आज जो हमने पढ़ना है उनके फार्मूलाज विद एग्जांपल और सम स्टैंडर्ड्स भी डिस्कस करने हैं। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। We have talked about liquidity and its importance and its calculations in previous lecture. We have talked about the ratios and measures which are related to the calculations of liquidity position of business organization. Liquidity की तो discussion start की हुई थी, उसकी importance भी और calculations भी previous lecture में पढ़ चुके हैं और हमने ratios के बारे में previous lecture में पढ़ा, measures पढ़ी और उनकी calculation पढ़ी कि किस तरह से वो किसी भी business organization की liquidity position को represent करती हैं। Now one by one we are going to explore these ratios and measures. We will see that how we calculate and use these ratios. Previous lecture में इसकी definitions मैं already आप लोगों को बता चुकी हूँ। Just हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके formulas को किस तरह से examples में use करते हैं और कुछ standards हैं जो specify किए गए हैं इन ratios के लिए, जो कि एक limit में रहना, जिनका लिमिट में रहना ज़रूरी है, तो वो हम देखेंगे। लेट्स सी, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अच्छा जी, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा था, करंट एसेट्स, करंट रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जिनका जो यूज़फुल लाइफ टाइम है वो विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होता है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जिनकी लाइफ टाइम या जो कि पे की जाती हैं विद इन 1 ईयर, तो उन्हें हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। और जो क्विक करंट रेशो है, यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ, द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ इज लेस देन 1 ईयर, सो द एसेट विच आर कन्वर्टेड जनरली इन अ कैश इन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स, एंड द लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज. So ratio, when we divide the current amount of assets with current liabilities, then we get करंट रेशो. करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स, यानी कितने लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद आपके पास कितने करंट एसेट्स बचते हैं. तो फॉर्मूला है, सपोज करें करंट रेशो को यहाँ CR से रिप्रेजेंट किया गया है. करंट रेशो यहाँ पर करंट एसेट सपोज करें 250,000 है आपके पास, और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने पे करनी है 100,000 रुपीज़ हैं. जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो 2.5 टाइम्स आता है. अब यहाँ पर 2.5 टाइम्स का मतलब क्या है? 2.5 टाइम्स मीन्स दैट और करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स ऑफ और करंट लाइबिलिटीज़. मोर विल बी दिस पार, more better will be our liquidity considered, meaning that if enough current assets are available, then our liquidity is better for paying our current liabilities same wise. देखिए, मैं अभी बात कर रही थी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब ये रेशो निकालते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद हमारे पास कितने करंट एसेट्स बचते हैं. जितने ज़्यादा करंट एसेट्स होंगे तो उतने ही ज़्यादा, क्योंकि करंट एसेट्स होंगे उनको हम लिक्विडिटी से रिलेटेड बात करें या कैश या कैश इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जितने ज़्यादा करंट एसेट्स होंगे उतनी ही हमारी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने जो लायबिलिटीज़ हैं करंट उसको पे कर सके. तो मोर विल बी दिस रेशो, मोर बेटर विल बी और लिक्विडिटी कंसीडर्ड. लिक्विडिटी के बारे में यही था ना, कैश इक्विवेलेंस कितने आपकी ऑर्गेनाइजेशन रखती है. तो सेम इसी तरह से बताया, जितने ज़्यादा करंट एसेट्स होंगे तो उतनी ही अच्छी लिक्विडिटी कंसीडर की जाएगी किसी भी कंपनी की, बिजनेस की. सो सम स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं. देयर इज़ अ जनरल स्टैंडर्ड फॉर करंट रेशो, इन एडिशन टू इट देयर आर सम स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड्स.
So or benchmarks which are used, we say that if current ratio is between 1.5 to 2.0 then it is considered good current ratio. अगर तो current ratio का आंसर आपका जो आता है वो 1.5 से 2.0 यानी 2 तक आता है, 2 के बिटवीन आता है, तो आपकी जो करंट रेशियो है वो गुड कंसीडर की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने इसे बोल्ड भी किया है, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, बट समटाइम्स वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड मोर देन दिस वैल्यू इन ऑर्डर टू मेंटेन द लिक्विडिटी पोजीशन एट स्पेसिफिक लेवल। आपकी इंडस्ट्री या जो भी है मेंटेन करने के लिए लिक्विडिटी रेशो जो है पोजीशन को मेंटेन करने के लिए समटाइम्स हमें इससे भी ज़्यादा जो है करंट रेशो का जो स्टैंडर्ड है वो सेट करना पड़ता है। ओके जी, ठीक है, ये इससे ज़्यादा हायर रखना पड़ता है स्टैंडर्ड, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 to 2 गिवन है। अगर आंसर आपका इसके बिटवीन आता है तो आपकी जो है करंट रेशो गुड है। सो नेक्स्ट रेशो इज़ क्विक रेशो। Quick ratio is that there are some such assets in current asset which takes some time to be converted into cash. For this we calculate quick ratio where we remove those current assets which require relatively longer period of conversion into cash. So these assets are called quick assets. ओके जी, कुछ एसेट्स जैसे करंट एसेट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको लॉन्गर पीरियड लगता है, क्योंकि मैंने विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर की बात की। अगर ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं कैश में कन्वर्ट होने में, देन हम उन्हें रिमूव कर देते हैं, तो इन एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं। और मैंने आपको फार्मूला दिखाया था यहाँ पर, क्विक एसेट्स जो है, क्विक रेशो का जो फार्मूला है वो है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज़। तो यहाँ पर अब क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला भी प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, क्यू ए इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स, यानी आंसर होगा, फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेमेंट्स। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आपको वैल्यूज़ दी हुई थी और उसमें से आपने क्विक रेशो या क्विक एसेट्स वगैरह निकालने थे। तो यहाँ पर इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स और क्विक यहाँ पर बात हो रही वो क्या है। इन्वेंट्री टेक्स करंट एसेट्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एसेट्स जिनका यूज़फुल लाइफ पीरियड जो होता है वो विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होता है। और यहाँ पर इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री टेक्स मच टाइम to be converted into cash because firstly we sell inventory and when it becomes sold then it has converted into accounts receivable and such accounts receivable kept with us for some time and after time sometime receive cash। यानी इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए परचेज़ करते हो, आपने सेल किया, देन आपके पास पैसे आए, अकाउंट्स रिसीवेबल में आए, उसके बाद जाकर वो कन्वर्ट होते हैं कैश में, यानी थोड़ा टाइम ले रहे होते हैं। अब आपको पता नहीं है कि कितने टाइम में वो सोल्ड हो जाएगी चीज़, अब आपको पहले थोड़ा पता होता है कि मेरी चीज़ ये विद इन 1 ईयर हो जाएगी या इस तरह से, तो नहीं पता होता, तो वो थोड़ा टाइम ले रही होती हैं कन्वर्जन में, तो इसलिए भी उन्हें क्विक एसेट्स भी कहते हैं। सिमिलरली प्रीपेमेंट्स आर दोज payments which are paid before they become in the form of expenses and these payments are not converted into cash but converted into expense. We have paid advance in rent or make payment of rent in advance, then it will not be converted into cash but within some time it counts as expense, यानी expense के तौर पर लिया जाता है, इसीलिए इसको भी आप क्या है माइनस कर दोगे current assets में से। So a ratio in which we divide quick assets with the current liabilities is called quick ratio। quick asset का मैंने फॉर्मूला बता दिया, current assets माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट्स करेंगे, देन क्विक एसेट आएगा आपके पास। सपोज करो आपके पास करंट एसेट 250,000 है, माइनस कर दो इन्वेंट्री हमारे पास है 100,000 माइनस प्री पेमेंट्स हैं हमारे पास 30,000। जब मैं 250,000 माइनस 100,000 माइनस 30,000 करती हूँ तो मेरे पास आता है 120,000। तो आपके फार्मूले में क्विक एसेट्स की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास 120,000 आया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ मेरे पास जो हैं वो 100,000 है, तो दोनों को डिवाइड करें, द आंसर विल बी 1.2। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जैसे मैंने ऊपर अबव कैश जो रेशोज़ थी उनके कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया, तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। द जनरल स्टैंडर्ड फॉर क्विक रेशो इज़ 1.0 बट डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री कोविनेंट्स etc देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ हायर क्विक रेशो। जैसे मैंने प्रीवियस रेशो की बात की कि उसकी रेशो एक जनरल स्टैंडर्ड तो बता दिया गया है
ठीक है, वो यहाँ पर तो 1.0 है। अगर आपका आंसर जो 1.0 है तो मीज़ उसे अच्छी रेशो समझे जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन कुछ कॉवेनेंट्स यानी कुछ वर्क करने हैं। कॉवेनेंट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आप वहाँ से देख सकते हो। इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, क्या इंडस्ट्री है, कि क्या उसका कैश फ्लो है, क्या ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, उसको देखते हुए आप ये क्विक रेशो जो है उसे इंक्रीज़ यानी हायर स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। सो बाय द वे, एज विद द इंक्रीज ऑफ दीज रेशोज विल ऑल्सो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। यानी ये जो करंट एंड क्विक रेशोज हैं, अगर आप इनको इंक्रीज करते हो तो आपके जो बिजनेस की लिक्विडिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और मैं ये लिक्विडिटी के बारे में आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। Next one is cash ratio, the ratio in which we consider the cash and cash equivalents. The cash equivalents are those things which are not cash currency but similar to them, checks, price bonds, which are readily converted into cash without any change in their values. So we call them cash equivalents. अच्छा जी, कैश रेशो में हम कैश और कैश इक्विवेलेंस को कंसीडर करते हैं। अब कैश इक्विवेलेंस, कैश का तो चलो पता है पैसे होते हैं, बट कैश इक्विवेलेंस क्या होता है? वो चीज़ें जो करेंसी वगैरह तो नहीं होती, बट रेडीली आप उन्हें करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे चेक वगैरह हो गया, पैसे राइट तो किए होते हैं, पैसे तो नहीं होते, लेकिन आप उसको कैश करवा लेते हो, ठीक है, तो पैसे मिल जाते हैं। प्राइस बॉन्ड भी इसी तरह से, आप उसे कैश करवा लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। दिस रेशो सर्टेनली लेस दैन द करंट एंड क्विक रेशो, ये कम होती है। सो वी डिवाइड द कैश इक्विवेलेंट्स विद द करंट लायबिलिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास करंट लायबिलिटीज़ पे करने के बाद कितना कैश इक्विवेलेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बचता है। Then we get cash ratio with the current liabilities. It tells us the ratio immediate position of liquidity or balance of cash or to pay out current liabilities. किस तरह से ये हमें बताता है पोजीशन के बारे में? भाई जब आपको पता चल जाए कि आपकी कंपनी के पास कितना कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, तो आप बता सकते हो ना आपकी कंपनी कैसी है। जितना ज़्यादा कैश अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया और आगे भी बताऊँगी कि ज़्यादा पैसे होने का मतलब भी ये है हद से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। एक लिमिट होती है, अगर रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आपके पास कैश है तो इसका मतलब है कि आपका जो बिज़नेस है वो फर्दर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और सेंस में लिक्विडिटी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक लिमिट की, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी कोई चीज़ होना उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास 30,000 है, करंट लायबिलिटीज़ 100,000 है। जब उसे डिवाइड करते हो तो 0.3 आंसर आता है। कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है, और कन्वर्टिबल्स भी, जिसे कैश में कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए स्टैंडर्ड देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर कैश रेशो, द स्टैंडर्ड फॉर कैश रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, पास्ट रिजल्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज रिक्वायरमेंट्स एंड स्मूथ फंक्शनिंग। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर इसका जो स्टैंडर्ड है जो सेट करना है वो डिपेंड करता है। हर इंडस्ट्री या हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकती है। इफ़ देयर आर मोर कैश ट्रांजेक्शंस और कैश फ्लो इन एनी बिजनेस देन देयर वी हैव टू कीप मोर कैश रेशो और keep higher cash ratio as compared to those business organization where the business is not very much based on cash transaction। भाई एक बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का काम है, बार बार पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, इन्वेंट्रीज लेनी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे का काम हो रहा है, तो उसे ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, यानी कैश रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, बजाय उसके कि जहाँ पर इतना ज़्यादा पैसे का काम नहीं है वो थोड़ा सा भी रख लें तो उनका गुजारा हो जाएगा। So there are certain regulatory authorities and there are certain regulations, rules which also require as to maintain certain level liquidity ratio, यानी कुछ authorities हैं तो उनके according भी इसको maintain रखना पड़ता है कि liquidity ratio आपकी क्या रहे। One thing is having a certain ratio of liquidity we need to maintain it because we have to maintain for many authorities for bank, but most important is that जैसे बैंक वगैरह से आपने लोन लेना होता है तो आपको एक liquidity यानी अपने business की जो है वो performance या पोजीशन को बरकरार रखना होता है ताकि आपको लोन वगैरह मिल जाए या आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे चीज़ लें, ये नहीं कि आपसे कोई या आपको कुछ दे ना या आपसे कुछ लेना। तो इस तरह से भी लिक्विडिटी जो कंडीशन है वो है मेंटेन रखनी पड़ती है। दैट इज़ वी ऑल्सो हैव टू रन आवर बिजनेस स्मूथली एंड इफ़ कैश इज़ नॉट अवेलेबल एंड वी हैव टू डिले आवर पेमेंट्स अगेन एंड अगेन देन नॉट ओनली डैमेज आवर क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन बट ऑल्सो समटाइम फेसेस फाइन्स एंड पेनल्टीज। यानी अगर आपके पास पेमेंट्स वगैरह के लिए पैसे नहीं हैं,
ठीक है, या फिर आप के पास पेमेंट या कोई इन्वेंट्रीज नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि जब बस सेल करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं तो बिजनेस कैसे रन करेगा। तो आपको फाइन्स और पेनल्टीज भी होते हैं। किस तरह, एक एग्जांपल दे देती हूँ, बिल्स की बात कर लो। बिल्स अगर आप टाइम पर पे नहीं करते तो आपको फ़ाइन होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है, वर्क है, यानी कोई मशीनरी ठीक करवानी थी आपने, सपोज कर लो आपने मशीनरी ठीक करवानी थी, अगर वो टाइम पर नहीं करवा सकते उसकी वजह से आपका वर्क बंद है, और वर्क बंद हो गया है, क्लोज़ हो गया है, देन आपका जो मिले हुए हैं आपको स्केजुअल वगैरह बने हुए हैं, या फिर आपके ऑर्डर्स हैं वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगे, यानी पेनल्टीज पड़ेंगी। सो वी नीड टू नो टू मेंटेन दिस रेशोज एट सर्टेन बेसिक मिनिमम लेवल, यानी इंडस्ट्री को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इन सब के रेशोज़ के जो लेवल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ताकि आपके बिज़नेस की, क्योंकि ये रेशोज़ जो हैं आपके बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी बताती हैं, यानी आपका बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।